नमस्ते फ्रेंड्स। अभी मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में हम क्या देखेंगे कि जो भी रिसेंट में साइटेशन आए हैं या फिर अ, जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट है या फिर नॉर्मल भी जजमेंट है, लेकिन वो आपको आपके केस में अच्छे से यूज़ आ सकते हैं। वन बाय वन हम देखते रहेंगे कि कैसे कैसे जजमेंट्स आज तक सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं in favor of employees or the staff officers of any organization. तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है टू जस्ट एजुकेट और टू मेक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जो भी स्टाफ होते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, उनको अपने राइट्स, उसके बाद किस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने केस को एनालाइज करता है, कौन से बेसिस पे वो पिटिशनर मीन्स आपके और हमारे फेवर में फैसला देता है। तो सारे फैसलों को और ऐसे जो भी साइटेशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं ऐसे वीडियो बना के आपको मेरे तरफ से जो भी इजी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ वो समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो साइटेशन मैंने लिया है रिसेंटली हमारे एक ग्रुप में, आरआरबी का जो ग्रुप है हमारा एक्स स्टाफ का, उसमें किसी ने शेयर किया था। वो साइटेशन है, देखिए, श्री रंगनाथा वर्सेस इंडियन बैंक, और वो डिसाइड हुआ था 21 अप्रैल 2023 पे। अ, ये हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका का साइटेशन है, और अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका है और 21 अप्रैल 2023 में ये डिसाइड हुआ था। तो इसके बारे में मीन्स इसका क्या बैकग्राउंड है और किस तरीके से इस केस को डील किया गया था, कौन सी लीगलिटी थी, क्या चार्जेस उस स्टाफ पे लगाए गए थे और पिटिशनर पे लगाए गए थे, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फ्रेंड्स, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि जो भी पिटिशनर है ये इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर पोस्ट पे काम करता था। एक्चुअली उन्होंने क्लरिकल से स्टार्ट किया था, उसके बाद उनका प्रमोशन होते होते वो सीनियर मैनेजर स्केल 3 पोस्ट पे था। उसके बाद उसके साथ ये हुआ कि कोई चार्जशीट दी गई, जो हमें नॉर्मली प्रोसेस में हमने देखा है कि बैंक में क्या होता है। मैं खुद बैंक में वर्किंग रहा हूँ, ऑफिसर बोल के मैंने 9 साल तक काम किया है बैंक में। तो मुझे सारी चीज़ें पता है, एनपीए क्या कैसे होता है, लोन डिसबर्समेंट क्या होता है, सारी चीज़ें आई हैव गुड नॉलेज अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, देखिए कि घुमा फिरा कर इस केस में जो भी पिटिशनर है उनके ऊपर एक 1.5 करोड़ के आसपास लाइबिलिटी सेट की गई, बिकॉज ऑफ उन्होंने जो भी डिसबर्स किए थे लोन्स वो एनपीए चले गए थे, ये ग्राउंड देखे। और फिर क्या किया गया कि जो भी पिटिशनर था, पिटिशनर के हमारे केस में जो भी मिस्टर श्री आर रंगनाथा जी है, उनके केस में ऐसा हुआ था कि उनके ऊपर 1.5 करोड़ का 1,56,00,000 का लाइबिलिटी सेट किया गया। उसके बाद उन्होंने हाउसिंग लोन लिया था पर्सनल, खुद का भी, तो उन्होंने इन बिटवीन क्लियर भी किया था। लेकिन बैंक ने क्या किया कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है डीआरटी में एप्लीकेशन किया। डेट रिट्रीसल जो ट्रिब्यूनल होते हैं हमारे लोन रिकवरी के लिए, हम अबाउट 20 लाख के लिए उसको जहाँ पे हम हमारे केस रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे इस पिटिशनर तो बैंक में काम करता है, लेकिन अ, उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अटैचमेंट का ऑर्डर करने के लिए एप्लीकेशन डाला गया। ओरिजिनल ओए जिसे बोलता है, ओरिजिनल एप्लीकेशन, वो फाइल किया गया और डीआरटी ने वो सैंक्शन भी कर दिया। मीन्स देखिए फ्रेंड्स, बैंक ने काम करते समय जो लोन्स डिसबर्स किए थे पिटिशनर ने, इट वाज द रोल ऑफ हिज ड्यूटी। लेकिन बैंक ने क्या किया, ऑफ कोर्स इट इज़, वी नो दैट कि ऐसे जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं मैक्सिमम सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए रहते हैं, या फिर उस एम्प्लॉय को कैसे टारगेट किया जाए, उसको कैसे टॉर्चर किया जाए,
मैक्सिमम वही चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो भी हमने केस देखे हैं वो। तो इस केस में भी वही हुआ है कि पिटिशनर के ऊपर चार्जेस लगाए, जो कि जो चार्जेस थे वो रिलेटेड टू उसका डेली जो बैंक ड्यूटी था। मीन्स हम देखते हैं कि मैनेजर हो तो आप लोन अप्रेज करो, उसको फिर सैंक्शन नोट बनाओ, डिसबर्स करो। ये नॉर्मल रूटीन के काम में जो भी अकाउंट एनपीए गए थे थ्रू आउट उनके जो भी करियर था उस थ्रू, तो उसका लायबिलिटी इस बैंक मैनेजर पे डाल दिया और उसका प्रॉपर्टी, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच किया गया डीआरटी के थ्रू। उसके बाद बैंक, ऑफ कोर्स ये कोर्स ऑफ ड्यूटी था, तो ये इट इज़ नॉट लीगल और इट इज़ एक्सीडिंग ज्यूरिडिक्शन। डीआरटी ने ये लागू किया गया, ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया। और उसके बाद जो भी पिटिशनर थे उनके फेवर में ये डिसीजन कोर्ट का आया। कुछ मैंडेबस के डायरेक्शन भी कुछ दिए गए कि उनका जो भी टाइटल डीड था वो था उन्हें रिटर्न किया जाए। तो हम ये था बैकग्राउंड, और हम देखेंगे कि कौन से लीगल पॉइंट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कंसिडर किए, और क्या आर्गुमेंट्स किए गए दोनों साइड से, मीन्स पिटिशनर के साइड से, बैंक के साइड से भी क्या आर्गुमेंट्स थे, और ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या इसके ऊपर अपना मत था और अपना ओपिनियन था। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड। ये है हमारा आर रंगनाथा वर्सेस इंडियन बैंक ऑन 21 अप्रैल 2023 पे डिसाइड हो गया किया गया साइटेशन। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, ये तो बैकग्राउंड हो गया। देखिए कि ये साइटेशन का सेकंड प्यारा है, उसमें लिखा है रिस्पोंडेंट बैंक द पिटिशनर ज्वाइंट सर्विस ऑफ रिस्पोंडेंट बैंक एज क्लर्क इन 1980 एंड ऐसे करते करते मिडल स्केल मैनेजमेंट ग्रेड 3 पे पहुंच गया। उसके बाद जब ये शिवाजी नगर ब्रांच में बेंगलुरु में वर्किंग थे, तो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई, कुछ कमीशन और ओमिशन के चार्जेस लगाए गए, और उसके बाद उनको कंपल्सरी रिटायरमेंट दी गई द ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी 2/4/2011 को। देखिए बेसिक मैंने जो बोला था उसमें चार्ज लगाया गया था वो था 1,56,000 1,56,00,000 मीन्स 1,56,06,000 ये चार्ज था उनके ऊपर कि इतने अमाउंट मीन्स मल्टीपल लोन अकाउंट्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं लोन अकाउंट्स। ये लोन अकाउंट्स है बहुत सारे। देखिए और दूसरा एक मैटर था, ये था उनके ऊपर चार्ज, उनकी वजह से जो भी अकाउंट एनपी में गए थे। अब वह है सर्विस के दौरान। देखिए सर्विस के दौरान पिटिशनर ने अपना खुद का एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक हाउस परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था। 1999 में वो लोन लिया था उन्होंने, 4,72,000 का जो भी लोन लिया था वो यहाँ पे मेंशन है। उस बाद चलते चलते उन्होंने वो पे भी कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन हुआ क्या था कि रिस्पोंडेंट बैंक ने डीआरटी में, देखिए ट्रिब्यूनल में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल किया था, उसका ये नंबर है 2014 में। और उसमें उन्होंने डिमांड किया थी कि हमारा 2,36,00,000 का कुछ लॉस हुआ है टुगेदर विद इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लॉस सफर्ड बाय द रिस्पोंडेंट। देखिए ये नॉर्मल चार्जेस होते हैं, हमें पता है कि पिटिशनर जो भी या फिर बैंक एम्प्लॉय उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए पिटिशनर के साइड से जो भी एडवोकेट थे उन्होंने क्या पॉइंट रखे कि पिटिशनर ने के एडवोकेट ने बताया कि ट्रिब्यूनल को
ये ज्यूरिडिक्शन नहीं है कि एंटरटेन पिटिशन अगेंस्ट द पिटिशनर हु इज नॉट बोरोवर। ओके, ये द बेसिक आर्गुमेंट्स था इस पिटिशन में। फ्रेंड्स, क्लियर है कि आप डीआरटी में कब जाते हो, मैं बैंक ऑफिसर हूँ, एज बैंक कंसिडर कीजिए, और मेरा लोन किसी दूसरे ने, बोरोवर ने डिफॉल्ट किया है, वो पे नहीं कर रहा है, और आपको 20 लाख के ऊपर है, सो आई कैन अप्रोच। लेकिन डायरेक्टली आप ये नहीं जा सकते किसी ऑफिसर की वजह से एनपी में गया है और वो उसके लिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, ये ग्राउंड लेके हम डीआरटी में नहीं ले सकते, लेकिन बैंक वैसे गई थी। तो ये चीज़ें थी, और उनके जो भी एडवोकेट थे उन्होंने बताया कि दिस वुड नॉट अमाउंट टू डेब्ट इन हिज एम्पैथेटिक सबमिशन। उन्होंने सबमिट किया था कि ये कोई डेट नहीं है। सिंपल है फ्रेंड्स कि हम अगर देखिए हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो हम मॉर्गेज डीड पे साइन करते हैं, उसके बाद एग्रीमेंट होता है हमारा जो लोन का, तो उसके बेसिस पे हम ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। जो भी यहाँ पे डेट, मतलब जो भी कर्जा दिखाया गया है बैंक की तरफ से कि ये जो भी 2 लाख रुपए जो भी बताया गया था, यहाँ पे इन्होंने 2 लाख 36, 2 करोड़ 36 लाख, सॉरी। और ये तो कोई अमाउंट नहीं है कि पिटिशनर ने साइन किया हुआ तो डॉक्यूमेंट नहीं है कि ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन अप्रोच द डीआरटी। तो ये लीगल आर्गूमेंट्स किए थे हमारे पिटिशनर के एडवोकेट ने। तो उन्होंने यही बताया था कि जो भी अकाउंटेबिलिटी लगाई है 2 करोड़ 36 लाख 24 हज़ार की, ये कोई रिलेटेड टू पिटिशनर नहीं है, पिटिशनर लोन लिया हुआ नहीं है। डीआरटी में आप जा सकते हो इफ़ इट इज़ द लोन, आप डायरेक्टली डीआरटी में नहीं जा सकते। क्या बोल सकते हैं उन्हें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के अगेंस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर कोर्स ऑफ ड्यूटी किया है उसके लिए। तो उसके बाद कुछ साइटेशंस भी यहाँ पे रखे गए। देखिए, ये हो गया हमारे पिटिशनर के साइड से। अब बैंक के साइड से क्या बताया गया? बैंक के साइड से बताया गया कि एक साइटेशन दिया गया यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये साइटेशन था। और उन्होंने यहाँ पे बताया गया था कि एज पर दिस साइटेशन ऑफ दिस जजमेंट, श्रीनिवासा और देसाई, ये जो भी कैनरा बैंक का जजमेंट है, इसमें स्टाफ भी था, और उनके ऊपर भी सेम प्रोसीडिंग चली थी, और उनको जो भी है, मतलब सरफेसी के थ्रू बोलिए या पीडीआरटी के थ्रू बोलिए, उनके ऊपर एक्शन ली गई थी, और उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अटैच किया गया था। देखिए, पिटिशनर के एडवोकेट ने बोला कि वर्क ऑफ ड्यूटी है, ऑफिस वर्क है, उसका जो भी अटैचमेंट किया गया प्रॉपर्टी का रिकवरी के लिए पिटिशनर की, तो इलीगल है। लेकिन यहाँ के बैंक के एडवोकेट ने बताया कि नहीं, हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ श्रीनिवासा देसाई वर्सेस कैनरा बैंक केस में। तो उसके ऊपर ये दोनों के सबमिशन हो गए। अब इसके ऊपर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने क्या बोला? पहले तो इन्होंने इशू डिजाइन किया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, द इशू इज वेदर द ट्रिब्यूनल डिड हैव ज्यूरिडिक्शन ऑन अप्रोचेड कॉज ऑफ एक्शन टू एंटरटेन द एप्लीकेशन। तो ये देखा गया, तो उन्होंने डिफाइन किया कि सेक्शन के हिसाब से एप्लीकेबल है या नहीं है, और उनका तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, उन्होंने बोला है कि द बैंक हैज नॉट लेंड एनी मनी टू पिटिशनर। यस, ये जो भी डीआरटी में एप्लीकेशन दायर किया गया था उसमें बैंक ने पिटिशनर को कोई मनी लेंड नहीं किया गया था। और एज पर जो भी सेक्शन है हमारे डीआरटी के एक्ट का, सेक्शन 19 एंड डेफिनेशन 2G दिया गया है कि अगर ट्रिब्यूनल को कब एंटरटेन करने के पावर से या जुरिडिक्शन है, जब बैंक ने वो मनी किसी को लेंड किया गया था या नहीं, या नहीं किया गया है तो नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया कि ये जो भी
जो भी एक्शन लिया है डीआरटी ने या फिर जो भी सैंक्शन किया है लोन, जो भी उसका जो भी रिकवरी है डीआरटी के थ्रू आप नहीं कर सकते। तो उनका जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का कहना था, तो वो देखिए क्या कहा है कि सो फार एज द एम्प्लॉय ऑफ द बैंक आर कंसर्न दे माइट हैव असिस्टेड द पिटिशनर फॉर गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन इम्प्रॉपर एंड इलीगल मैनर। उनका बोलना है कि जो भी लोन डिसबर्स किए थे पिटिशनर ने, उनमें हो सकता है कि कुछ इरेगुलरिटीज हो, but as pointed out earlier, they are not the direct beneficiary of the receiving the amount from the bank. But petitioner is not the direct beneficiary, मतलब petitioner को कोई लोन डिसबर्स किया गया नहीं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन निकला है। तो उसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं हम। तो ये मेन ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने किया। उसके बाद बहुत सारे साइटेशंस का उन्होंने आधार भी लिया, जो भी उनके जजमेंट में किया है। और फाइनली क्या किया कि उन्होंने ऑब्जर्वेशन में यही लिखा कि पिटिशनर ने कोई लोन नहीं लिया है, इसलिए डीआरटी के पास कोई ड्यूरिडिक्शन नहीं कि वो पिटिशनर की प्रॉपर्टी अटैच करे। ओके, ये तो फिर उसी के बेसिस पे ये रिट पिटिशन अलाउ की। और जो प्रोसीडिंग हुई थी, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन था बिफोर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल बिलिंग एंड कास्ट, जो भी ऑर्डर था उन्होंने कि पिटिशनर का प्रॉपर्टी अटैच करो, डीआरटी ने दिया था। वो डीआरटी का जो भी ऑर्डर था वो क्वैश किया गया। उसके बाद द पिटिशनर हेल्ड एंटाइटल फॉर ऑल कंजुकेशनल बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स उन्होंने रोके हुए थे बिकॉज ऑफ जो भी उनके ऊपर 1,56,1,56,00,000 का जो भी अकाउंटेबिलिटी डाला था, उसके वजह से वो रिलीज करने को बोला। उसके बाद क्या हुआ है कि एक मैंडेमस इशू किया था, क्योंकि उन्होंने पिटिशनर ने लोन लिया था बैंक से, मतलब स्टाफ लोन फैसिलिटी में, और उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो बैंक की तरफ थे और वो दे नहीं रहे थे बैंक। तो उनको डायरेक्शन भी देगी। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंडेमस का डायरेक्शन इशू किया गया टू बैंक टू हैंड ओवर द ओरिजिनल टाइटल डीड ऑफ हिज प्रॉपर्टी विच आर withheld within 2 weeks from the date of receipt of a copy this order। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने इनिशियल स्टेज में देखा कि पिटिशनर बैंक में वर्किंग थे, स्केल 3 पोजीशन पे काम करते थे। उन्होंने बैंक में लोन भी लिया था, हाउसिंग लोन। उसके बाद उनके काम की कुछ इरेगुलरिटीज बैंक ने निकाली और उनको चार्जशीट इशू किया गया, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चलाई गई। और अल्टीमेटली 2,36,00,000 का कुछ उनके ऊपर लाइबिलिटी रखा गया और वो डीआरटी में फाइल किया गया एप्लीकेशन रिकवर करने के लिए। और उस एप्लीकेशन में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि पिटिशनर की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाए। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो भी डीआरटी के पास एप्लीकेशन किया गया है वो, और जो डीआरटी ने अलाउ भी किया कि पिटिशनर की प्रॉपर्टी अटैच की जाए, वो इलीगल है और एक्सेसिंग ज्यूरिसडिक्शन है। तो डीआरटी को कोई भी राइट नहीं है कि वो एंटरटेन करे ऐसे केसेस को। इस वजह से वो ऑर्डर पहला सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद पिटिशनर को जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स नहीं दिए गए थे वो भी उनको देने का ऑर्डर किया गया। और जो भी टाइटल डीड उन्होंने गलत तरीके से बैंक ने खुद के पास रखी थी वो भी पिटिशनर को देने का ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया। फ्रेंड्स, इस केस से हमें ये समझ में आता है कि सबसे पहले तो बैंक इलीगल गलत चार्जेस लगा के पिटिशनर को हरास किया है और बेसलेस चार्जेस लगा के सिर्फ उसको टॉर्चर ही किया है। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ श्री रंगनाथा वर्सेस इंडियन बैंक जो डिसाइड हुआ था साइटेशन 21 अप्रैल 2023 के बेसिस पे एक वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहूँगा। और कोई आपको अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है, आपके कुछ ऐसे केसेस है, तो आई एम अवेलेबल टू डिस्कस योर टॉपिक्स। सबसे आखिर में मुझे बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैंने वीडियो बनाया है एक एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट जिसे हम कहते हैं, इस हिसाब से है। इसके पीछे कुछ किसी का मतलब किसी को दुखाने का या फिर किसी के बारे में बोलने का कोई ये नहीं। किसी का कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आई एम रेडी टू रिमूव दिस वीडियो फ्रॉम माय वीडियो
यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए जिनको ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मैं ये सीरीज़ ही किया हूँ, तो एक के बाद एक आते रहेंगे, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।